वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ठीक है, किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए ये टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, भले ये सीरीज़ यूपीपीएससी के नाम से चल रही हो। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर अपना भी सोचना है कि आंसर क्या होगा। देखिए, जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसके संदर्भ में दो कथन है, यहाँ पर कौन सा सही होगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, जिसमें प्रवाल भित्तियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है। प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ। प्रवाल भित्तियां बहुत छोटे जलीय जीवों के मूंगा जंतुओं के चित्रण द्वारा बनाई गई हैं। देखिए, दूसरा वाला तो करेक्ट है, पहला वाला गलत है। ठीक है, कि जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी तट है वहाँ है, ना कि उत्तर पश्चिमी, तो पहला वाला गलत है, केवल दूसरा वाला सही है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। ठीक है, इसलिए वहाँ गलत था पहला स्टेटमेंट। इसमें प्रवाल भित्तियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है, जिसमें 400 प्रकार की प्रवाल 1500 प्रकार की मछलियाँ और 4000 प्रकार के मोलस्क यानी घोंगा शामिल हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और इसकी लंबाई है 1900 किलोमीटर से अधिक। इन सभी टेस्ट की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्रीलंका और भारत को पाक जलमरुमद और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री चैनल द्वारा अलग किया गया है। पाक जलमरुमद भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के जाफना से जोड़ता है। बिल्कुल ये सही है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। देखिए, श्रीलंका और भारत को पाक जलमरुमद और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री चैनल द्वारा अलग किया गया है। पाक जलमरुमद भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के जाफना से जोड़ता है। कोलोराडो नदी के बारे में सही कथन है, इन चार में से केवल एक ही सही होगा। यह नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है, एंडीज पर्वत से निकलती है। यह नदी अपना जल विसर्जन उत्तरी सागर में करती है। यह नदी शुष्क पश्चिमी अमेरिका के लिए जीवन रेखा है। कोलोराडो नदी उत्तरी अमेरिका में बहती है, न कि दक्षिणी अमेरिका में। रॉकी पर्वत से निकलती है और अपना जल विसर्जन उत्तरी सागर में नहीं करती। यह नदी शुष्क पश्चिमी अमेरिका के लिए जीवन रेखा, डी सही है। देखिए, कोलोराडो नदी जो है वो उत्तरी अमेरिका में बहती है और अमेरिका के कोलोराडो में रॉकी पर्वतमाला से निकलती है और मैक्सिको के कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, न कि उत्तरी सागर में। यह नदी 7 राज्यों, 2 देशों और 9 राष्ट्रीय उद्यानों से होकर बहती है। यह नदी शुष्क पश्चिमी अमेरिका के लिए जीवन रेखा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत दुनिया के 8 अन्य देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है और भारत की स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से तो लगती है, किंतु मालदीव से नहीं लगती। बिल्कुल, भारत की सीमा अफगानिस्तान से तो लगती है, लेकिन मालदीव से नहीं लगती, म्यांमार से लगती है। इसके अतिरिक्त 8 नहीं 7 देश हैं, तो पहला वाला गलत है, केवल दूसरा वाला सही है। देखिए, भारत दुनिया के 7 अन्य देशों के साथ जमीनी सीमा स्थलीय सीमा साझी करता है। कौन कौन से हैं वो। चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार है, मालदीव नहीं है। भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम भूमि सीमा साझा करता है और भारत की अधिकांश भूमि सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा है। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल विसर्जन करती हैं। उत्तरी सागर में करती हैं ये। एल्ब नदी जो है वो चेक गणराज्य से होती हुई जर्मनी में बहती है और कक्सहेवन में उत्तरी सागर में मिल जाती है। राइन नदी भी कई देशों से होकर बहती है, जिसमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड शामिल हैं। फिर हॉलैंड के हुक में उत्तरी सागर में मिल जाती है। दोनों नदियां यूरोप में महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं और उत्तरी सागर में पानी के निकास में योगदान करती हैं। नंबर 6 पर आ जाइए। दो कथन है यहाँ पर, कथन कारण वाला सवाल है। असम जो है बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और ऐसा करने वाला यह 3 भारतीय राज्यों में से एक है।
ऐसा करने वाला ये 3 नहीं बल्कि 5 भारतीय राज्यों में से एक है, पहला वाला सही है। तो ए और बी तो हो नहीं सकते इसके, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए असम जो है वो बांग्लादेश के साथ 263 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ऐसा करने वाला ये है 5 भारतीय राज्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त जो अन्य राज्य ऐसा करते हैं, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ठीक है, और 5वां हो गया असम। ठीक है, 5 में से एक है, यानी अन्य 4 त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। रेगुर मिट्टी के संबंध में कोई एक कथन सत्य है। इसे गुलाबी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। यह लंबे समय तक नमी बनाए रखने में असक्षम है या अक्षम है या अक्षम है। गन्ना और तंबाकू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। पहली बात तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी मिट्टी नहीं। इसमें लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी नहीं बल्कि अधिकता पाई जाती है। यह लंबे समय तक नमी बनाए रखने में सक्षम है। गन्ना और तंबाकू की फसल के लिए उपयुक्त है। डी है सही केवल। देखिए रेगुर मिट्टी पर बहुत प्रश्न बने, एग्जाम्स में बनते रहेंगे। काली मिट्टी या काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है इसको। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। रेगुर मिट्टी वैसाल चट्टानों के अपक्षय से बनती है। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, कमी नहीं होती है। इस प्रकार की मिट्टी कृषि के लिए उत्कृष्ट है क्योंकि इसमें लंबे समय तक नमी बनाए रखने की क्षमता होती है। यह मिट्टी कपास, गन्ना और तंबाकू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो कपास का तो सभी को पता है, गन्ना और तंबाकू जैसी फसलों के लिए भी उपयुक्त है, याद रखना। सर्क के संदर्भ में असत्य कथन है। सर्क नदी या पर्दन से संबंधित एक भू आकृति है। सर्क प्रमुख रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। पूछा क्या है? असत्य। दोनों के दोनों असत्य हैं। सर्क हिमालय पर्दन से संबंधित है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में नहीं। दोनों के दोनों गलत हैं ये। देखिए सर्क जो है हिमनद के अपर्दन से संबंधित एक भू आकृति है। ये ज्योग्राफी में भू आकृतियाँ ही पूछ लेते हैं, कौन सी वायु द्वारा बनी, कौन सी नदियों द्वारा बनी, कौन सी हिमनद से बनी। सर्क जो है ऊंची दीवारों वाली एम्पी थिएटर के आकार की घाटियां हैं। यह प्रमुख रूप से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, न कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में। एक सर्क लैंडफॉर्म एक प्रकार का खोखला बेसिन होता है जो कटोरे के आकार का होता है। एक बरखान टीले बड़ा पूछते हैं, बरखान टीले वो है रेगिस्तानी आकृति। कथन कारण वाला सवाल है। वन यानी फॉरेस्ट कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं क्योंकि पेड़ और अन्य पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों ये, और व्याख्या भी कर रहा है। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। वन यानी फॉरेस्ट कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं क्योंकि पेड़ और अन्य पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रोडोडेंड्रॉन क्या है? रोडोडेंड्रॉन हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, फूलों वाली झाड़ियाँ और पेड़ कह लीजिए इनको। डी है इसका आंसर। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की नहीं है, कोरल प्रजाति नहीं है। देखिए रोडोडेंड्रॉन ये विशिष्ट फूलों वाली झाड़ियाँ और पेड़ हैं जो हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ लगे भारतीय तटीय मैदानों को कहा जाता है। यह है बंगाल की खाड़ी, यह है अरेबियन सी। तो उत्तरी सरकार है ऊपर का, और नीचे का है कोरोमंडल। तो ए हो गया। मालाबार भी इधर है, जहाँ जहाँ मालाबार हटा रही, कोंकण भी अरेबियन में है। देखिए बंगाल की खाड़ी के साथ लगे भारतीय तटीय मैदानों को कोरोमंडल और उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट, दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
ये है उत्तरी सरकार तट। इसका उत्तरी भाग कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित है, जिसे उत्तरी सरकार तट। ठीक है। उड़ीसा से नीचे आंध्र प्रदेश तक का उत्तरी हो गया, और आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु तक ये कोरोमंडल हो गया। अब अगला प्रश्न थोड़ा डीप करके पूछा है। उत्तरी सरकार तट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यानी ये बंगाल की खाड़ी वाला पूछ रहा है। उत्तरी सरकार तट पूर्वी तटीय मैदान का वह हिस्सा है जो गोदावरी और महानदी डेल्टा के बीच स्थित है। यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गुजरता हुआ दक्षिण में तमिलनाडु और उत्तर में पश्चिम बंगाल तक फैला है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गुजरता हुआ दक्षिण में तमिलनाडु और उत्तर में पश्चिम बंगाल तक फैला है। देखिए, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। आंध्र प्रदेश और दक्षिण में तमिलनाडु तक तो फिर कोरोमंडल आ जाएगा ना वो। उत्तरी सरकार तट पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है जो कृष्णा, गोदावरी और महानदी डेल्टा के बीच स्थित है। तो पहला वाला सही है। उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में फैला है, दूसरा वाला सही नहीं है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट को, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल कहा जाता है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक फैला है। यहाँ अगर देखें हम मैप में, तो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक उत्तरी सरकार और उसके नीचे से यहाँ तक कोरोमंडल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन कारण वाला सवाल है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। राज्य के भीतर 9 टाइगर रिजर्व हैं। कारण क्या है इसका? पेज टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में पहले 6 थे, अब 9 हो गए हैं। मतलब 23 तक 6 थे, 23 से 23 में, फिर 24 में, 25 में। देखिए, चूंकि पेज टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट थोड़ी करेंगे। सही तो हैं दोनों, लेकिन व्याख्या तो नहीं कर रहा है इसमें। तो इसका आंसर हम जो लगाएंगे वो हो जाएगा बी। देखिए, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या जो है सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कुल 9 टाइगर रिजर्व हैं। हाल ही में शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। इम्पोर्टेंट है ये सूची। मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व: कान्हा सिसली टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, नोरादेही टाइगर रिजर्व और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और नवीनतम है मांधव नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, मणिपुर में है ये। लोकटक झील है। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह है दुनिया का, न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। क्यों प्रसिद्ध है? संगाई के लिए, फुमदी के लिए, पास की झील, यानी पास में लोकटक झील है। फुमदी क्या? तैरते हुए द्वीप। और संगाई क्या है? भूरे सींग वाले हिरण की स्थानिक और लुप्तप्राय उपप्रजाति। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है? बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है। सुंडालैंड है, वेस्टर्न घाट है, हिमालय है, ईस्टर्न घाट नहीं है। देखिए, जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट हैं: हिमालय, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। ठीक है, हिमालयाज है, पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र यानी इंडो बर्मा रीजन, और है सुंडालैंड। ठीक है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ लीजिएगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भीमताल उत्तराखंड में, पुलिकट तमिलनाडु, लोकटक मणिपुर, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश। नैनीताल और भीमताल तो बिल्कुल उत्तराखंड की लेक्स हैं ये। पुलिकट तमिलनाडु, लोकटक मणिपुर हो ही गया है। रूपकुंड भी उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो डी गलत है। देखिए, रूपकुंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसे कंकाल झील के रूप में भी जाना जाता है, जो झील के तल पर पाए जाने वाले मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध है, जो एक ऐतिहासिक घटना से संबंधित माने जाते हैं। बाकी भीमताल भी जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। लोकटक जो है
पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन है यहाँ पर। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। नामचा बर्मा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। बहुत प्रश्न बने इन पर, बनते रहते हैं। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यह इस तरह से ये प्रश्न पूछते हैं, करेवा निक्षेप जो है किसके लिए है? तो केसल के लिए है, कश्मीर में। नालागढ़ दून नहीं बल्कि देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। नामचा बर्मा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, केवल हिमाचल में नहीं है। तो ए और सी बना, सी है इसका आंसर। इनकरेक्ट पूछा होता तो कुछ और बनता। कश्मीर हिमालय करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। करेवा संरचनाएं वास्तव में कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो ऊंचे पठारों और तलछटी जमाओं की विशेषता रखती हैं। जो देहरादून है सभी दूनों में सबसे बड़ा है, नालागढ़ दून नहीं। नालागढ़ दून तुलनात्मक रूप से छोटा है। नामचा बर्मा पर्वत शिखर जो है वो अरुणाचल हिमालय में स्थित है। नामचा बर्मा वास्तव में अरुणाचल हिमालय में तिब्बत की सीमा के पास स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। यह नंदा देवी वाइस्पर रिजर्व का हिस्सा है। 18वां प्रश्न है, भारत का इनमें से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। यह पठार ज्वालामुखी उत्पत्ति वाला है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यह क्षेत्र अपनी काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसमें प्राचीन किलों और मंदिरों सहित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। 2 कथन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा कथन गलत होगा? जो पौंडीचेरी है वो केंद्र शासित प्रदेश में 3 जिले हैं, कराईकल, माहे और यनम। माहे भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, जो केरल से घिरा हुआ है, जबकि यनम भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। देखिए, पहली बात तो पौंडीचेरी में 4 जिले हैं, 3 नहीं है, गलत है पहला। जो माहे है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। और जो यनम है वो पूर्वी तट पर, तो उल्टा फुल्टा लिखा हुआ है। अच्छा, गलत बताना, दोनों के दोनों गलत हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं। एक तो स्वयं पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। जो माहे है वो पश्चिमी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर नहीं, जो केरल से घिरा हुआ है। जबकि जो यनम है वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश भारत में पूर्व फ्रांसीसी क्षेत्रों से बना था। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज के लिए एक छोटा सा अमाउंट है 199 का पूरे साल के लिए। इतना कम इसलिए रखा था कि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न। बहुत प्रश्न बने एग्जाम्स में ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम अंगसी ग्लेशियर से होता है, जो तिब्बत के बुरांग में स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र को दिहांग या सियांग नदी कहा जाता है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। असम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो अंगसी ग्लेशियर से होता है, जो तिब्बत के बुरांग में हिमालय के उत्तरी किनारे पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इससे रिलेटेड, ब्रह्मपुत्र यारलुंग सांगपो के रूप में दक्षिणी तिब्बत में बहती है और हिमालय को तोड़ते हुए विशाल घाटियों का निर्माण करती है। सांगपो या ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले नामचा बर्मा में यू टर्न लेती है, जहाँ इसे दिहांग या सिहांग कहा जाता है, ना कि असम में। इसके अलावा दिहांग नदी असम घाटी के सामने दिबांग और लोहित नदियों से मिलती है। इसके माध्यम से दक्षिण में बहती है। यहीं पर इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ और बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ। जो दाहिनी तट की सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछ लेता है। और जो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ बूढ़ी दिहिंग है, धनसरी है, ठीक है। और क्या है, सुबनसिरी हो गई दाहिने तट पर और धनसरी हो गई बाईं तट की, ठीक है। और बाईं तट की और क्या है, कलंग। सुबनसिरी जिसका उद्गम जो है तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है, जिसका अर्थ है कि यह अंतर्निहित चट्टान स्थलाकृति में किसी भी परिवर्तन के बावजूद अपने यू पैटर्न को
अपने यू पैटर्न और पाठ्यक्रम को बनाए रखती है। तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा और डीप जाके कठिन अगर करके पूछेंगे तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोच ये दाहिनी तट की हैं, और बाएं तट की हैं बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी और कलंग। तो 20 प्रश्न ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। धन्यवाद।